अनूप ऑलरेडी फाइनल था, क्योंकि जयंती जी ने अनूप को प्रॉमिस किया था कि जब भी लॉन्च करेंगे, हिंदी में जब लॉन्च करेंगे तो अनूप को वही लॉन्च करेंगे। मैं एक 90s किड रहा हूँ। मैं इनकी फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूँ एक हिसाब से। इसकी मेमोरी, जो डायलॉग याद करने की, अगर मैं अनूप को बोलूं कि सीन नंबर 10 के डायलॉग्स बोलो, सीन नंबर 10 के डायलॉग्स बोले, सडनली मैंने बोला कि 69 के डायलॉग बोलो, मतलब कोई गैप नहीं, इतना मतलब घोट के पी लिया था इसने स्क्रिप्ट को। जो भी छोटे मोटे नुआंसेस थे और ज्यादा डिटेलिंग में काम कर सकूं, इससे कॉन्फिडेंस आया है मुझे रोमियो से, बिकॉज ये मेरी पहली फिल्म एज अ लीडिंग मैन थी। यश जी ने फिल्म बनाई थी दीवार। हम्म। क्या क्या सब्जेक्ट था, क्या डायलॉग्स थे, क्या इमोशंस थे। अब सिर्फ अमीरी है। अगर गाना हम शूट कर रहे हैं तो पहले हम लोग 20-30 डांसर्स के साथ गाना शूट करते थे, अब 1000 डांसर। अनबिलीवेबल लगता है, मतलब आज का सिनेमा अनबिलीवेबल लगता है, जो पहले नहीं होता था। ह्यूमन इमोशन, जैसे सर ने कहा, थोड़ा सा उसमें मिसिंग लगता है मुझे। वेस्टर्नाइज का ज्यादा कॉन्सेप्ट हो चुका है, जो कि हमारी इंडियन ऑडियंस कहीं ना कहीं देखना पसंद करती है, लेकिन जब आएगा तो वो खुद ही कहती है कि ऐसा होता है कि हमारे संस्कृति में। जो कंटेंट, जो थिएटर का कंटेंट था, वो थिएटर में मिल नहीं रहा। वो कंटेंट सारा ओटीटी पे मिल रहा है, तो इसलिए लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं, सब लोग ओटीटी पे पिक्चरें देख रहे हैं। So hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. Today joining me in the conversation is the fabulous team of Romeo S3. तो मेरे साथ मौजूद है रोमियो S3 के लीडिंग स्टार मिस्टर ठाकुर अनूप सिंह एंड उनके निर्देशक गुड्डू धनुआ जी, गुड्डू जी एंड अनूप सर, वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू फॉर हैविंग अस सर। ओके, तो सबसे पहले फिल्म मैंने देखी थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। गुड्डू सर जो हमेशा एक एक्शन पैक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं 90s में, हम बड़े हुए हैं उनकी फिल्में देखे, चाहे वो अफलातून हो, ऐलान हो, सलाखें हो, बिच्छू हो। सो सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कैसा लग रहा है, अब फिल्म वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है फिल्म का 19 जुलाई को, तो कैसा लग रहा है सर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी जो ऑडियंस है, इंडिया की ऑडियंस है, उनको देखने को फिल्म मिलेगी, और इतने बड़े चैनल पर आ रही है फिल्म, तो आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, और तो लोग बहुत एंजॉय करेंगे। तो अनूप सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्हेन जब गुड्डू सर ने आपको अप्रोच किया फॉर दिस मूवी, एंड गुड्डू सर 90s के एक ऐसे डायरेक्टर है जो फुल फ्लेज एक एक्शन फिल्म बनाते थे, एंड हर फिल्म उसमें एक्शन की मात्रा बहुत ज्यादा होती थी। सो कैसा लगा एक 90s के कल्ट क्लासिक डायरेक्टर के साथ काम करना, एक पुलिस इंस्पेक्टर के अवतार में संग्राम सिंह शेखावत बनने में कैसा लगा? कैसा है, मैं एक 90s किड रहा हूँ। मैं इनकी फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूँ एक हिसाब से, और आप भी एक 90s किड हैं जहां तक मैं समझता हूं, तो यस, हम आई एम। लोग, आप बीइंग ऑन द सेम क्लब, यू कैन इमेजिन कि हमारा 90s का एक दौर बहुत ही सुंदर सा रहा है, जब टेक्नोलॉजी को उभरते हुए हमने देखा है खुद। तो वैसी फिल्में भी हम देखते आए हैं, तो सडनली जब पता चला कि गुड्डू सर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, अच्छा इतने पुराने भी गुड्डू सर नहीं जितना आपने बना दिया इस इंटरव्यू नहीं, में। नहीं। वैसे, लेकिन मैं बताऊं, इनका मैंने काम देखा है, तो इसलिए मैं तो एक्साइटेड था, इसलिए बिकॉज इनका एक लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग का हमेशा से एक रहा है नैरेटिव। तो सनी पाजी के साथ काम किया है, इतने सारे लोगों के साथ काम किया, तो कहीं ना कहीं होता है ना, एज अ हीरो आप भी इमेजिन करते हैं कि मुझे भी एक 2.5 किलो का हाथ वाली एंट्री मिलेगी कहीं ना कहीं, इसमें मैं भी मारूंगा पकड़ के अच्छे तरीके से। और मैंने ट्रेनिंग की है बहुत टाइम से, तो ऑब्वियसली जब ये फिल्म आई, तो आई थिंक संजोग था ये, जैसे कि श्री जयंतीलाल गाड़ा सर ने इसको प्रोड्यूस किया, सर का ऑन बोर्ड आना, टीनू वर्मा जी का एक्शन होना, तो एक बड़ी टीम बन गई अपने आप। और जब एक एक्टर जो एक लॉन्च हो रहा है, उसके लिए अगर इतने बड़े टेक्नीशियंस उसके साथ जुड़ जाएं, तो आई थिंक इन लोगों का एक्सपीरियंस आपको ऑटोमेटिकली एक अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने के लिए मजबूर कर देता है। सो आई वाज रेडी, और हमारी मेहनत और तैयारी भी उतनी थी, और इतना क्विक हमने शूटिंग करी, 44 डेज में हमने पूरी फिल्म उड़ा दी थी। तो इसलिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम सब लोगों की ट्यूनिंग एक 43 डेज, 43 डेज। 43 डेज, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी ट्यूनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग तो यार गुड्डू सर बहुत क्या कहते हैं ना, बारीकी में देखते, है। 44 अरे 43 डेज में की उन्होंने। सो गुड्डू सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आप सर ने कहा कि आपने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, चाहे मैं बॉबी देओल की बात करूं बिच्छू में, सनी सर की बात करूं सलाखें या बिग ब्रदर में, अक्षय जी की मैं बात करूं, तो सर अनूप जी में वो कौन सी ऐसी बात थी जब आपको पता चला कि अनूप इज गोइंग टू बी माय लीडिंग एक्टर ऑफ दिस फिल्म? सो व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपने देखी इनमें एंड आपने कहा कि यस, ही इज माय मैन एंड ये लीडिंग स्टार रहेंगे मेरे? या एक्चुअली ये फिल्म के लिए मुझे जयंती जी ने कांटेक्ट किया था। सब्जेक्ट ऑलरेडी फाइनल था,
और जयंती जी ने मुझे ये बोला कि कहानी सुन लो, तो कहानी पे हमने पहले बहुत काम किया। और उसके बाद अनूप ऑलरेडी फाइनल था, क्योंकि जयंती जी ने अनूप को प्रॉमिस किया था कि जब भी लॉन्च करेंगे, हिंदी में जब लॉन्च करेंगे, तो अनूप को वही लॉन्च करेंगे। तो जब हमने सब्जेक्ट के ऊपर काम किया, जिस तरह से करेक्टर निकल के आया, हम्म। तो उस करेक्टर के कुछ मोनोलॉग्स थे जो काफी लंबे थे। तो मुझे लगा था अनूप बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा। तो मेरे घर पे रिहर्सल्स होती थी, क्या बोलते हैं उसको, वर्कशॉप्स। वर्कशॉप्स। वर्कशॉप्स तो अनूप ने जब फर्स्ट टाइम बोला वो मोनोलॉग, अरे कमाल, मतलब मजा आ गया। मतलब फुल कॉन्फिडेंस आ गया कि बंदा पास है। तो जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, जिस तरह से सब्जेक्ट है, जिस तरह से होना चाहिए हीरो, उसके लिए परफेक्ट बंदा है। और फिर उसके बाद तो पूरी पिक्चर में मजा आ गया मेरे को इनके साथ काम करके। तो अनूप जी, जैसे सर ने कहा मोनोलॉग्स की अगर मैं बात करूँ, तो सर ने कहा कि मुझे ऐसा डर था कि क्या अनूप ऐसे मोनोलॉग्स बोल पाएंगे। एंड जब आपने वो मोनोलॉग कहे हैं, जब सर ने आपको बैक किया, एक डायरेक्टर से अप्रिसिएशन मिलना, सो कैसी वो फीलिंग थी? वो सनी देओल वाली फीलिंग आ गई कि बस मैंने तो कर दिया यार। मैं सही बता रहा हूँ, इनकी वर्कशॉप होने से पहले कहीं ना कहीं इनकी नजर में मुझे दिखाई देता था कि ये उस डिलेमा में है कि अनूप कर पाएगा या नहीं, मुझे दिख रहा था। तो इसीलिए मैंने इनको बोला, मैं कुछ सीन्स परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मुझे इनका कॉन्फिडेंस जीतना बहुत जरूरी था। अभी इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम करके आए हैं, मैं नया लड़का, साउथ में कुछ फिल्में करके आया हूँ, टेलीविजन किया था उसके पहले। तो मेरी तैयारी क्या है, मैं ये इनको दिखाना चाहता था पहले, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप टेंशन मतलब, मैं हूं आपके साथ बिल्कुल। आपका मैं टाइम नहीं खराब करूंगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से। तो वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो जब वो बात हुई कि जब मैंने मोनोलॉग्स परफॉर्म किए, सीन्स परफॉर्म किए, सर ने बोला कि भाई तू पास है, मुझे खुश हो गया मैं। फिर ऑटोमेटिकली मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बिकॉज सर का एक थॉट प्रोसेस था, उसको समझने की बात थी मुझे। उनके ये सीन में ये अप्रोच क्या होना चाहिए कैरेक्टर का, किससे बात कर रहा है, क्या टोनालिटी में बात कर रहा है, ये सब हजार क्वेश्चंस एज एन एक्टर पहले ही पूछ लो अपने डायरेक्टर से, ताकि सेट पर आपको भी अपना काम पता है, उनको भी अपना काम पता है, देयर इज नो डिस्कशन, जिससे फटाफट काम हो जाता है इजी। तो आई थिंक वो वैलिडेशन जब मुझे वर्कशॉप में मिली, उसके बाद आप सोचिए, जब वर्कशॉप हुई उसके 2 महीने बाद शूटिंग पर गए हम लोग, तो तब तक तो मेरी स्क्रिप्ट पूरी जुबानी याद करके रखी हुई थी। जब एक एक्टर और डायरेक्टर को पता है कि एक्टर को डायलॉग्स याद हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दोनों के बीच में वो बन जाता है कि हमें पता है हम कर लेंगे आराम से करके। और वही हुआ यहाँ पर। स्क्रिप्ट अगर याद हो जाती है तो यार बहुत सब कुछ, आधा काम आपका आसान हो जाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छा एक्टर और एक अच्छे डायरेक्टर, जब ये दोनों का कोलैबोरेशन होता है तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा निकलता है। ये जो रोमियो S3 जो आपका प्रोडक्ट था, वो काफी अच्छा था सर। सो गुड्डू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो जब जैसे अनूप जी हैं, तो इनका एक हमेशा मैंने देखा है, मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ, तो इनका एक चीज मैंने नोटिस की है कि डिटेलिंग में बहुत काम करती है। इनकी एक फिल्म आई थी, धर्मरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज, जिसमें मुझे याद है इन्होंने कहा था कि मुझे एक एक डायलॉग मुझे 2 महीने लगा, मैंने मुंह जबानी याद रखे। तो जब इतनी इंटेंसिटी से कोई एक्टर, इतनी डिटेलिंग में कोई एक्टर काम करता है, तो डायरेक्टर का कितना काम आसान हो जाता है सर? आई थिंक काम बहुत आसान हो जाता है। और अनूप के साथ मेरे को इजी इसके लिए लगा कि इसकी मेमोरी, जो डायलॉग याद करने की, अगर मैं अनूप को बोलूं कि सीन नंबर 10 के डायलॉग्स बोलो, सीन नंबर 10 के डायलॉग्स बोले, सडनली मैंने बोला कि 69 के डायलॉग बोलो, मतलब कोई गैप नहीं, इतना मतलब घोट के पी लिया था इसने स्क्रिप्ट को। तो बहुत इजी हो गया मेरे लिए, क्योंकि अगर एक्टर को डायलॉग्स याद हो जाते हैं, और इसका तो इतना अच्छा कि वो डायलॉग्स को करेक्टर किस एक्सप्रेशन में बोल रहा है, कितनी पिच पे बोलना है, कम बोलना है, ज्यादा बोलना है, किधर लुक देनी है, किस एक्टर को देखना है, कहाँ टर्न लेना है। आई मीन ये मेरे को पूरा करके दिखा देता था कि मेरे दिमाग में ये है, अगर आपको क्या चाहिए तो आप मुझे बता दो, मैं वो करता हूँ। तो हम लोगों का जो कॉम्बिनेशन था बहुत कमाल था। तो ये करके दिखाना, मेरा कैमरे सेट करना, यहां से शूट करूंगा, वहां से शूट करूंगा। और सबसे बड़ी बात अनूप के साथ जो करके मुझे बहुत मजा आया, वो ये था कि टाइम कंज्यूमिंग, जो डायलॉग्स इतनी अच्छी तरह याद हो जाते थे, तो मैं हर एंगल से मैंने शॉट लिया, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। कहते हैं मतलब ये अपने काम में परफेक्ट है, जो इनको डायलॉग कहने यस थे। यस यस, बिल्कुल परफेक्ट। तो
अनूप सर, जब ऐसे डायरेक्टर आपकी तारीफ करते हो तो कितना खुश खुशी महसूस होती है। आने इतना बड़ा फ्यूचर है आपके पास, करियर है आपके पास, तो जब ऐसे डायरेक्टर आपको बैक करते हैं, ऐसी तारीफ सुनने मिलती है, तो ऐसा लगता नहीं है कि मेरी मेहनत सफल हो गई? बिल्कुल लगता है, और खुशी के साथ-साथ एक अलग ज़ील ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कुछ कर लूँगा अच्छा अपने साथ आगे चलकर। कहीं न कहीं वो एक ये लोग, अब डायरेक्टर गुड्डू सर हों, गाड़ा सर हों, कहीं न कहीं फ़िल्म के बाद इन लोगों का ही ये एक ओपिनियन बहुत मैटर करता है मेरे लिए कि सर आपको तो ठीक लगा ना एज़ एन एक्टर, मैं पास हो गया ना। देखो यस फ़िल्म यस ना बिल्कुल। चलना, फ़िल्म का नहीं चलना वो अपने हाथ में नहीं है। हम अपना इंटेंशन से जो बनाते हैं, कितने इंटेंसिटी, कितने पैशन से हम फ़िल्म बनाते हैं, वो मैटर करता है। उसमें हम कोई भी फ़ेल नहीं हुए। हमने अपना काम तो बेहतरीन किया और हमें अपना काम आता है। तो ये अगर इसलिए हमारी टीम कॉम्बिनेशन अगर आप देखो तो सबको अपना काम बहुत अच्छे तरीके से आता था। इसलिए फ़िल्म इतनी जल्दी बन गई। तो वो हैविंग सेड दैट, मेरा तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में मैं और ज़्यादा अब जो भी छोटे-मोटे नुआंसेस थे और ज़्यादा डिटेलिंग में काम कर सकूँ, इससे कॉन्फिडेंस आया है मुझे रोमियो एस्टेट से, बिकॉज़ ये मेरी पहली फ़िल्म एज़ अ लीडिंग मैन थी। अभी लीडिंग जो मैन थी। फ़िल्में मैंने करी, जो साउथ में भी करी, वो क्या है ना, उसमें कहीं न कहीं स्क्रीन स्पेस लिमिटेड होता है या परफॉर्मेंस स्कोप लिमिटेड होता है आपका। एक टाइम के बाद आपका भी कैरेक्टर डिपेंडेंट होता है दूसरे कैरेक्टर के ऊपर। ये बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दिखाना होता है उसमें एज़ अ एक्टर। इसमें क्या है, संग्राम सिंह शेखावत के ऊपर ही पूरी फ़िल्म है ये। एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी फ़िल्म है। तो ये करने में बड़ा मज़ा आया, तो इसकी वज़ह से हर सीन में इन्वॉल्वमेंट रहना पड़ा मेरा। जिसमें मैं नहीं भी था, उसमें भी इन्वॉल्व था मैं कहीं न कहीं। क्योंकि पता है ना स्टोरी के आजू-बाजू में क्या हो रहा है, इसके पहले क्या हो रहा है, बाद क्या हो रहा है। तो आई थिंक हम लोगों का वो सिंक्रोनाइज़ेशन बहुत अच्छा था, जो फ़िल्म में बनकर आया, जो आपको दिखेगा। तो गुड्डू सर, मेरा एक सवाल होगा आपसे। हालाँकि अ, आए दिन ऐसा सुनने मिलता है कि बॉलीवुड जो है एक थोड़े-से मुश्किल फ़ेज़ से गुज़र रहा है। एज़ अ डायरेक्टर आप ये बखूबी मुझे ये बता सकते हैं कि क्या बॉलीवुड एक बुरे फ़ेज़ से गुज़र रहा है? लोग ये कहते हैं कि बॉलीवुड में जो पिक्चरें बन रही हैं, जैसे 90s में बनती थी, अर्ली 2000s में बनती थी, ऑडियंस थिएटर में नहीं आ रही है क्योंकि उन्हें वही चीज़ बार-बार रिपीट करके बताई जा रही है। अनवांटेड सीन्स है या एक्शन सीक्वेंस जो है वो ऐसे बताए जा रहे हैं, बहुत ही इलॉजिकल लगते हैं। तो क्या लगता है आपको, कहाँ हम गलत हो रहे हैं? अक्सर अनूप सर भी इस बात को एग्री करेंगे कि अक्सर साउथ वर्सेस बॉलीवुड का कंपैरिज़न किया जाने लगा है आजकल। लोग कहते हैं कि 90s की फ़िल्में देखो, अर्ली 2000s की फ़िल्में देखो, कितनी अलग थी। हर मूवी एक मूवी से अलग थी। उस टाइम के डायरेक्टर्स बहुत अलग थे, बहुत बड़ा उनका विज़न था। तो आजकल क्या हो गया है सर? मैं एक डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा आपसे। आई थिंक मुझे लगता है सब्जेक्ट एक तो करेक्ट नहीं हो रहे हैं, कहानियां करेक्ट नहीं आ रही हैं। और जिस तरह से पहले इमोशंस हुआ करता था वो इमोशंस नहीं है। जो पहले करेक्टर्स होते थे, फादर होता था, मदर होती थी, बहन होती थी, भाई होता था, वो सब करेक्टर है ही नहीं अब। अब सिर्फ अमीरी है। अगर गाना हम शूट कर रहे हैं तो पहले हम लोग 20-30 डांसर्स के साथ गाना शूट करते थे, अब 1000 डांसर। अनबिलीवेबल लगता है। मतलब आज का सिनेमा अनबिलीवेबल लगता है, जो पहले नहीं होता था। जैसे पहले यश जी ने फिल्म बनाई थी दीवार। हुँ। क्या क्या सब्जेक्ट था, क्या डायलॉग्स थे, क्या इमोशंस थे, क्या रिलेशनशिप थी। एक माँ के दो बेटे जिनके बाप को जबरदस्ती साइन करवाया गया। त्रिशूल थी, मेरी फिल्म जिद्दी थी, सलाखें थी, सलाखें थी। घायल थी, घातक थी, अर्जुन थी। मतलब ये सब फिल्में जो थी, आज इस तरह के सब्जेक्ट है ही नहीं। बन ही नहीं रही उस तरह की फिल्म। वो साउथ बना रहा है उस तरह की पिक्चरें। तो क्या तो आपको वो लगता है सर, ओटीटी के आने के बाद, ओटीटी भी आज एक थर्ड जायंट बन चुका है टेलीविजन एंड बॉलीवुड के बाद, क्या लगता है आपको ओटीटी के आने के बाद ऑडियंस बढ़ गई है? क्योंकि लोग कहते हैं कि वेब सीरीज जब हम बनाते हैं तो उसमें डिटेलिंग और इंटेंसिटी होती है। यानी एक फिल्म बनाते हैं तो 2 घंटे की फिल्म पहले 3 घंटे की होती है, अब 2 घंटे के अंदर आपको हर चीज दिखानी है, आपको इमोशंस भी दिखाने हैं, गाने हैं, क्लाइमैक्स है, सब है। तो क्या लगता है ओटीटी के आने के बाद ऐसे ऑडियंस बढ़ चुकी है? ये अगेन अगेन मैं सेम चीज बोलूंगा कि जो कंटेंट, जो थिएटर का कंटेंट था, वो थिएटर में मिल नहीं रहा। वो कंटेंट सारा ओटीटी पे मिल रहा है। तो इसलिए लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं, सब लोग ओटीटी पे पिक्चरें देख रहे हैं, या वेब सीरीज देख रहे हैं, शोज देख रहे हैं, क्योंकि वहां उनको इमोशंस मिल रहे हैं। वो गरीबी मिल रही है, वो मिडिल क्लास मिल रही है, वो फादर मदर ब्रदर सिस्टर, वो सब करेक्टर्स उनको देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे सिनेमा से सब गायब हो गए। तो ऐसा क्या मुझे लगता है। क्या एक सॉल्यूशन आप बता सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो हो सकता है, जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है, जो थोड़े से मुश्किल दौर से गुजर रही है,
एक सॉल्यूशन की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है आपके पास? आई थिंक हमको वो सिनेमा बनाना पड़ेगा जिसको ऑडियंस देखना चाहती है। जो ओटीटी पे मिल रहा है उनको देखने को, वो हमारे सिनेमा में नहीं मिल रहा। अगेन कहानी, कंटेंट वो बनाओ, देसी फिल्में बनाओ, जमीन की जुड़ी हुई फिल्में बनाओ, तो जरूर देखने आएंगे लोग। तो अनूप सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको मौका मिलता, सिंस आपने कहा आप एक फुल फ्लेज 90s के फैन हैं, मैं खुद एक 90s किड हूं, सर की काफी सारी फिल्में हमने देखी है। अगर आपको मौका मिलता कि सर की कोई एक फिल्म 90s की जो एक फिल्म है, जो एक्शन पैक्ड फिल्म में अगर काम करने का मौका मिलता, अगर सर समझो रीमेक बना रहे हैं, तो कौन सी मूवी होगी सर? बहुत सारी, मैं सारी फिल्में छीन लेता इनके और रीमेक कर देता हूँ कि घायल, मैं मुझे लगता है घायल से मैं बहुत रिलेट करता हूँ। मैं इनकी शहीद भगत सिंह जो इन्होंने बनाई थी बनाई थी उससे बड़ा रिलेट 2000। करता हूँ। बिकॉज वो भी एक अपने आप में, बिकॉज मैं भगत सिंह कैरेक्टर से बड़ा अच्छा एक रिलेट करता हूँ अपना, हम्म। एक रेवोल्यूशन, और क्योंकि उनके बारे में पढ़ा है, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़ा है। तो और वो फिल्म ऐसी है कि वो आज भी, वो रीमेक नहीं कहलाई जाती, वो आज भी ओरिजिनल ही कहलाई जाएगी, ओरिजिनल ही है। का कोई रीमेक नहीं बनाया जा सकता। वो अपने आप में बड़ी यूनिक है। लेकिन ऐसे सब स्टोरी, सही कहा सर ने, आज की तारीख में देखिए, उस टाइम पर जब जो फिल्में आती थी ना, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते थे लोग कि भाई तुम्हारी फिल्म आ रही है तो मैं 2-3 हफ्ते क्या, 1 महीना नहीं आऊंगा, चलो तुम्हारी फिल्म लगने दो। 1 महीने तक फिल्म लगती थी, लोगों तक पहुंचती थी, लोगों तक, थिएटर में लोगों को लगता था अच्छा जाना, चलो आज जाना है तो अच्छा, ये लगी तो जाएंगे, 1-1 महीना तक रुकते थे लोग। अब क्या है ना, 1 हफ्ते में फिल्म आई, अगले हफ्ते दूसरी तुरंत है रेडी। तो वो इतना ज्यादा प्लेट में परोस चुके हैं कि अब आपको, फिर आप उसको, आपकी वैल्यू नहीं रहती उस चीज की। क्योंकि अगर लोग आप लोग तो सारी ये भी। वैरायटी एक प्लेट में दे दूंगा तो आप उतना चाव से नहीं खाओगे, हर चीज आप धीरे धीरे से। तो वो चीज एक बहुत बढ़ गई है कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी सारी फिल्में बन गई हैं, लॉकडाउन की वजह से काफी फिल्में थोड़ा सा लेट लेट आने लगी हैं, कुछ कुछ फिल्में पुरानी जो अब रिलीज हो रही हैं, कुछ री रिलीज हो रही हैं। आपकी फिल्म आ रही है, उसके साथ कोई बड़ी फिल्म री रिलीज कर देंगे वो। तो वो अभी जरा चल रहा है। और ह्यूमन इमोशन, जैसे सर ने कहा, थोड़ा सा उसमें मिसिंग लगता है मुझे, वेस्टर्नाइज का ज्यादा कॉन्सेप्ट हो चुका है, जो कि हमारी इंडियन ऑडियंस कहीं ना कहीं देखना पसंद करती है, लेकिन जब आएगा तो वो खुद ही कहती है कि ऐसा होता है क्या हमारी संस्कृति में। तो वो दोनों तरफ से बैकलैशिंग होती है हमारे ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि साउथ की फिल्मों में एक इमोशन आज भी है, पिताजी माताजी का एक रिलेशन, बेटे के साथ, बेटी के साथ, उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्लोरीफाई किया गया है। और आज साउथ की फिल्में आज पैन इंडिया फिल्में हो गई हैं। तो थिएटर में लोगों को, अब जब से वो बेसिकली बाहुबली आया है, तब से वो थिएटर लोगों में एक बहुत धारणा चेंज बन हो गई, गया है। लोगों में धारणा बन गई, बड़ी स्टार कास्ट, बड़ा आईमैक्स का फिल्म होगी, तो अब आईमैक्स के हिसाब से फिल्में बनाई जा रही हैं टॉप टोटली। तो वैसे बजट की फिल्मों को देखने के लिए जाते हैं। पहले क्या, एक छोटी सी फिल्म, अच्छी फिल्म, जो थिएटर में काफी टाइम तक चल सकती, वो फिल्म को वो लोग इतना देखना नहीं पसंद करेंगे। भले ही अच्छी पिक्चर उनको पता है, लेकिन वो जानबूझ के ये बोलेंगे अरे जान देना, चैनल पे आ जाएगी 2 महीने में, तब देख लेंगे। तो सर तो इस बात को भी एग्री करेंगे ना, एक जमाना था जब टिकटें ब्लैक हुआ करती थी, 10 रुपए की टिकट 20 30 50 में लोग खरीदते थे। आज तो ऐसा टाइम आ गया है कि सर ने 300 तो सीटर। हाउसफुल का टाइम देखा है, हाउसफुल देखा है, बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो हाँ, सब टाइम देखा है अपनी फिल्म के लिए। अब तो ऐसा हो गया है कि 300 सीटर का एक थिएटर है और लोग 10 20 50 लोग भी नहीं आ पा रहे उस थिएटर के अंदर। तो सर एक सवाल जो मैंने अनूप जी को पूछा था कि आप गुड्डू सर की किस फिल्म का रीमेक में अगर आना चाहोगे, आप पर्सनली आपको क्या लगता है कि इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से अगर आप आपकी कोई एक फिल्म अगर रीमेक करना चाहो आज 2025 में, तो कौन सी फिल्म लेकर इनको लेकर आप कौन सी फिल्म बनाओगे? आई थिंक मैं ऐलान बनाना चाहूंगा अनूप के साथ। हम्म। वो बहुत कमाल की कहानी थी। अमरीश जी थे, अक्षय था, अक्षय थे। या अभी थोड़े दिन पहले अक्षय का इंटरव्यू था, उसने भी बोला, उनको पूछा गया कि आप पहली आपकी कौन सी फिल्म थी जहां पे आपको इमोशंस की समझ आई, तो उन्होंने भी ऐलान का नाम लिया। तो मैं अनूप के साथ ऐलान दोबारा बनाना चाहूंगा। तो सर बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, अनूप जी के पास एक फिल्म यस तो आई यस थिंक यस। कंफर्म हो ही जाएगी। तो आई थिंक अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो ऐलान 2 का ऐलान यहीं कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैनिफेस्ट क्या, सर ने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोचा ही है, और फ्यूचर में हम लोग काम करेंगे। यस यस बिल्कुल। हमारी, हम लोगों की बातें होती रहती हैं स्टोरी सब्जेक्ट पे, जैसे ही जिस दिन सब्जेक्ट फाइनल का होगा, आई एम श्योर हम लोग बहुत जल्दी काम करेंगे, तो क्योंकि हम, मुझे भी जरूरत है इनकी, इनको भी जरूरत है एक अच्छे एक्टर की। क्योंकि उनको उनको तो इसलिए जरूरत है कि आप एक ऐसे एक्टर हैं जो कहते हैं ना,
आप अपने काम में परफेक्ट हो, डायलॉग सब याद करके आ जाते हो सीन बाय सीन, तो उनको सिर्फ कैमरा लगाने की देरी होती है, टाइम वेस्ट है ही नहीं, टाइम नो वेस्ट है ही टाइम नहीं। वेस्ट। ये कॉम्बिनेशन इसीलिए तो मेरे लिए भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, मेरे लिए भी बहुत जल्दी हो जाता है चीजें। या तो सर इसी के साथ मैं अपना कॉन्वर्सेशन एंड करना चाहूंगा। एक छोटा सा मैसेज जो आप आपकी ऑडियंस को देना चाहते हैं, जो ऑडियंस ने आपको प्यार दिया है रोमियो S3 के लिए, और अब रोमियो S3 का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है एंड पिक्चर्स पर 19 जुलाई को। तो सर क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैं चाहता हूं कि ये फिल्म देखें, ऑडियंस देखे एंड टीवी पर, और बहुत बहुत एंजॉय करे, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि उनको बहुत मजा आएगा फिल्म देख के। अनूप सर? मैं भी यही कहूंगा कि अगर आपने थिएटर में मिस कर दी है, देखना चाह रहे थे, देखने की इच्छा है, तो दिस इज योर चांस। इट्स रिलीजिंग ऑन 19th of July at 10 PM ओनली ऑन एंड पिक्चर्स। सो डेफिनेटली चेक आउट दिस फिल्म बिकॉज इसमें एंटरटेनमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने देखना शुरू किया तो आप चैनल बदलोगे नहीं। सो सी यू देयर। तो जरूर देखने जाइएगा। ऑडियंस को मेरा ये कहना है कि 19 जुलाई रात 10 बजे के पहले अपने सारे काम खत्म कर दीजिए, बिकॉज 10 बजे द वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ऑफ रोमियो S3 होने जा रहा है। सो विशिंग यू लक फॉर दिस, एंड आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी सर बेस्ट विशेस। थैंक यू, टूडो सर थैंक यू। एंड Anup sir, thank you so much for joining us. And that's it from my side. I hope you like this conversation. And if you like this conversation, make sure to hit the like button, leave your comments in the comment section. And for more such interesting videos and B-Town updates, to follow Bollywood Helpline.